नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम 3 बलों पर चर्चा करने वाले हैं और वो तीनों बल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला है, उसका नाम है कोरियोलिस बल। दूसरा है जिसको हम फेरल का नियम कहते हैं और तीसरा बोयस बेलेट का नियम। इन 3 जो नियम है इनमें थोड़ा सा या जो 3 प्रकार के बल हैं जो कि पवनों से संबंधित हैं, पवनों के मुड़ने से संबंधित हैं, उनकी दिशा से संबंधित हैं। तो इन तीनों को लेकर के एक कन्फ्यूजन होता है, तो उसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो हमारी छोटी सी क्लास है, इसको आप पूरा देखिए और इन तीनों बलों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में इनमें क्या मूलभूत अंतर है और क्या चीजें हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बल यहाँ पर दिखाया गया है उसका नाम है कोरियोलिस बल। देखिए, इससे पहले वाली एक क्लास है उसमें मैंने कोरियोलिस बल के बारे में बड़ा डिटेल से बात की है, लगभग 15-20 मिनट की वो क्लास है। उसमें मैंने कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, वो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, और अगर मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन दिशा में परिवर्तन आता है, अगर वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, वर्तमान में पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन है, अगर पृथ्वी का घूर्णन परिवर्तित होता है और पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाता है तो इस बल में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इस पर भी चर्चा की है। तो आप हमारी उस क्लास को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इसकी कि कोरियोलिस बल क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने निर्धारित मार्ग से विक्षेपित होती हैं। विक्षेपित यानी कि भौगोलिक जो शब्दावली है उसमें हम विक्षेपण या विक्षेपित शब्द लेते हैं। यहाँ पर विक्षेपित का अर्थ है कि अपने निर्धारित मार्ग से पवनें मुड़ती हैं, यानी कि विक्षेपित होती हैं। पवनों का यह विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन का कारण होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें या फिर समुद्री धाराएं, ठीक है, इनमें हल्का सा परिवर्तन आता है। जिस निर्धारित मार्ग पर इनको चलना होता है उस निर्धारित मार्ग पर ये नहीं चल करके हल्की सी मुड़ जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। और ये जो विक्षेपण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। और ये विक्षेपण वाली जो बात है सबसे पहले विद्वान जीजी कोरियोलिस ने बताई थी। इसलिए इस बल को, यानी कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ है और पवनों की दिशा में मोड़ उत्पन्न करता है, इसी बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और एक डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लोब बनाया है, नॉर्थ और साउथ पोल, और यहाँ पर बीच में इक्वेटर। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, इसी बल की, कि ये कैसे कार्यरत होता है। जैसे मान लीजिए कि हम सभी को पता है कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर हाई प्रेशर की बेल्ट होती है जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कहते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कोई पवन इस हाई प्रेशर से या इस हाई प्रेशर की बेल्ट से इस लो प्रेशर की बेल्ट की ओर बिल्कुल इसको सीधा चलना होता है। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग है। या हम कहेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती जाती है और ये घूर्णन गति ध्रुवों पर जाकर के ध्रुव जो है वहां पर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो पृथ्वी की भिन्न अक्षांशों पर भिन्न घूर्णन गति है और यही घूर्णन गति यहाँ से आने वाली पवनों को भी प्रभावित करती है। तो जब ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवनें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर आती है, यानी कि इस कम घूर्णन वाले क्षेत्र से ज्यादा घूर्णन वाले क्षेत्र में आती है, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन गति पृथ्वी की कम होगी, यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास घूर्णन गति ज्यादा होगी। तो जब कम घूर्णन से ज्यादा घूर्णन वाले क्षेत्र में आती है तो ये पवनें, चूंकि पृथ्वी की जो जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो ये पवनें क्या हो जाएगा, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर ये आती है। तो ये बिल्कुल इस मार्ग पर नहीं आकर के हल्की सी पिछड़ जाती है, या हम कह देंगे कि ये इस प्रकार से पीछे की ओर रह जाती है। तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ये जो पवनें हैं उनका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, जिसको हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें इनको कहते हैं। अगर इन्हीं पर हम यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में अगर इस नियम को देखना चाहें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवनें, इनको इस हाई प्रेशर से यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से इस लो प्रेशर की ओर चलना होता है। लेकिन चूंकि ये कम घूर्णन वाले क्षेत्र से ज्यादा घूर्णन में जाती है तो इन पवनों में जो निहित गति है वो यहाँ के घूर्णन के हिसाब से होती है, यानी कि 30-35 डिग्री वाले क्षेत्र से। तो जब ये ज्यादा घूर्णन में जाती है तो ये पवन एक बार फिर से
इस सीधी डायरेक्शन में यहाँ नहीं जाकर के वो पीछे की ओर रह जाती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी पूर्वी दिशा वाली व्यापारिक पवनें होती हैं। और ये जो मुड़ने वाली बात है ये सबसे पहले कोरियोलिस ने बताई थी, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो सिंपल सी बात हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि पवनों का मुड़ने से संबंधित जो बल है वह कोरियोलिस बल है। यहाँ पर कोरियोलिस ने ये बात नहीं बताई कि पवनें किस दिशा की ओर मुड़ रही है, मतलब दाएं मुड़ती है या बाएं मुड़ती है, उन्होंने केवल मुड़ने वाली बात कही है। और वो मुड़ने वाली जो बात है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है, इसलिए केवल मुड़ने वाली बात कोरियोलिस कहते हैं। इसलिए उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें अपनी दिशा से मुड़ती हैं, विचलित होती है अपने मार्ग से, विक्षेपित होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। चलिए वापस चलते हैं और पीछे वाली जो एक चीज थी, दूसरा जो नियम है इसको हम पढ़ते हैं, फेरल का नियम, और फिर इन तीनों की हम तुलना करेंगे। यहाँ पर फेरल मोदे क्या कहते हैं? फेरल मोदे ने कोरियोलिस जो है इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है। देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। जिस दिशा में पवनें प्रवाहित हो रही हैं, जिस दिशा में, यानी कि जैसे मान लीजिए कि पवन इधर प्रवाहित हो रही है इस तरफ, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस दिशा में, यानी कि इधर से पवनें आती है इधर चलती है, इसका मतलब इस दिशा में पवन प्रवाहित होती है। जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए, मान लीजिए मेरे पीठ के पीछे से पवन आती है और वो इस तरफ जाती है, तो मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं। तो फेरल ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस दिशा की ओर या जिस दिशा में पवनें चलती है उस दिशा की ओर मुख करके, मेरी पीठ के पीछे से पवनें आ रही है, इधर जा रही है, तो मैं इधर मुख करके खड़ा हो गया हूं, उस दिशा में मुख करके, अथवा जिस दिशा से पवनें आ रही हो उस दिशा में पीठ करके, पवनें इधर से आ रही है तो मैं इधर पीठ करके खड़ा हूं। तो वो इस बात कही है कि जिस दिशा की ओर पवनें जाती है उधर मुख करके खड़ा हुआ जाए, या जिस दिशा से पवनें आ रही हैं उधर अगर पीठ करके, तो एक ही बात है, यानी कि ये उल्टी बात इन्होंने कर दी है। यहाँ पर आ रही है उस दिशा की ओर पीठ करके अगर खड़े हो जाए, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी, यानी कि ये वाला हमारा हाथ दायां होगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं अभी हूं और उत्तरी गोलार्ध में हूं, मेरे पीठ के पीछे से पवनें इधर की तरफ चल रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर मैं हूं तो वो मेरे दाहिनी तरफ, या सॉरी मेरे दाहिनी तरफ, यानी कि राइट साइड में वो मुड़ेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी तरफ या राइट साइड में मुड़ेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवनें हैं वो बाईं तरफ, ये हमारा बायां हाथ है, जिधर हम सड़क की बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं तो ये बायां हाथ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें बाईं तरफ या लेफ्ट हैंड की साइड मुड़ने वाली है, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ने वाली है। इसको भी हम इसी ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारी व्यापारिक पवनें हैं, देखिए ये व्यापारिक पवन, जैसे मान लीजिए कि इस व्यापारिक पवन को यहाँ सीधा सीधा आना था, यानी कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर, या वही बात हम कहें कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतरेखीय निम्न दाब की ओर, लो प्रेशर बेल्ट की ओर आना था, सीधा आना था। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में पवन इधर चल रही है ना, यानी कि पवन को बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में वो किधर मुड़ी है, अपने से दाईं ओर। ये हमारा जो दायां हाथ है या राइट हैंड है, तो उत्तरी गोलार्ध में वो अपने से राइट हैंड की ओर मुड़ती है, यानी कि सीधा आना है इसको, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये अपने से राइट हैंड की तरफ मुड़ती है। यहाँ पर पछुआ पवनों के बारे में देख लेते हैं। इधर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पछुआ पवनों को चलना होता है, लेकिन ये पवनें यहाँ से इधर की ओर मुड़ जाती है। यानी कि फिर से हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में पवनें से अपने से किधर मुड़ती है, इधर राइट साइड की ओर। यहाँ पर भी वो इधर चलती हैं, राइट साइड में मुड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में एक बार फिर से पछुआ पवनें जिधर चलती हैं उधर से राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है। और यहाँ पर ध्रुवीय पवनें भी, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब से इनको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर आना होता है, और ये पवनें यहाँ पर एक बार फिर से जैसे व्यापारिक पवनें मुड़ती है उसी प्रकार से ये, अगर इनको सीधा चलना होता है तो ये एक बार फिर से उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण अपने से राइट साइड में मुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के किस दिशा में मुड़ रही हैं ये बात बताने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे वो थे फेरल। इसलिए केवल मुड़ने वाली बात वो कोरियोलिस ने बताई, और उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं तरफ मुड़ने वाली बात फेरल ने बताई है। यहाँ पर अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब होता है, इससे विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर ये पवन चलती है। तो देखिए यहाँ से ये पवन इस तरफ मुड़ जाती है, इधर ये पवनें विक्षेपित हो जाती हैं। कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए मैं दक्षिणी गोलार्ध में हूँ
और जिधर पवन बह रही है उधर मेरा अगर मुंह है तो मेरे हाथ से लेफ्ट की तरफ ये पवन मुड़ जाती है, इधर लेफ्ट साइड में ये मुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम पछुआ पवनों की बात करें तो जो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है यहां से, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवनें उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो यहां से ये पवन जो है वो एक बार फिर जो है यहाँ पर इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि पवन इधर जा रही है, ठीक है। तो वो अपने से दक्षिणी गोलार्ध में अपने से लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और एक बार फिर यहाँ पर ध्रुवीय पवनों की अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस पवन को बिल्कुल यहाँ पर सीधा चलना था, लेकिन एक बार फिर से ये पवन ध्रुवीय पवनें भी दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारी पवनों की भांति अपने से इधर चल रही है, तो अपने से लेफ्ट हैंड की तरफ या बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के दाएं या बाएं मुड़ने वाली जो बात है वो सबसे पहले फेरल ने बताई थी, इसलिए यहाँ पर ये फेरल का नियम कहलाता है। लास्ट एक और है इसमें, और वो है बोयस-बेलेट का नियम। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से इसमें इन्होंने बात बताई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिस दिशा में हवाएं चल रही हो, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए, यानी कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इस तरफ प्रवाहित हो रही है, मैं इधर मुख करके खड़ा हूं, उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात है, उत्तरी गोलार्ध में जो निम्न वायुदाब है वो किधर होगा, वो बाईं तरफ होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो लो प्रेशर है वो दाहिनी तरफ या राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। किस तरफ की बात करते हैं, ये कि जिस तरफ पवन प्रवाहित हो रही है उधर अगर मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब बाईं तरफ होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें, जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं, ये व्यापारिक पवन चलती है इस प्रकार से, यहां पर ये व्यापारिक पवन होगी, ये व्यापारिक पवन इस प्रकार से। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे ये जगह वाली जो जगह है, अगर कोई व्यक्ति जिधर ये पवनें चल रही है लगभग ये इसकी डायरेक्शन है, अगर इधर मुख करके अगर कोई व्यक्ति खड़ा है जिस तरफ पवन प्रवाहित होती है, तो बोयस-बेलेट कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अगर आप पवन जिस तरफ चल रही है उधर मुख करके खड़े हैं तो लो प्रेशर जो है आपसे किधर होगा, बाईं तरफ या लेफ्ट हैंड की साइड होगा। कुल मिलाकर के यहाँ आपको इस पूरी बेल्ट में आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इधर खड़ा है, ठीक है, तो इसके बाएं हाथ की तरफ आपको लो प्रेशर मिलेगा और दाएं हाथ की तरफ आपको हाई प्रेशर मिलने वाला है। इसी की अगर हम बात दक्षिणी गोलार्ध के लिए करें, यानी कि इस प्रकार से, तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें ये इस प्रकार से चलती हैं, ये व्यापारिक पवन है। अगर इधर कोई व्यक्ति मुख करके खड़ा है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ देख लेते हैं कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है, तो यहाँ अगर वो बात करेगा तो जिस दिशा की ओर पवनें इधर चल रही हैं, तो फिर बोयस-बेलेट कहते हैं कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जिस तरफ चल रही है उधर उस तरफ अगर आप मुख करके खड़े हो तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ लो प्रेशर होगा। तो बिल्कुल सही है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ठीक है, और इधर मुख करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड ये होगा, राइट हैंड की तरफ यहाँ पर आपको लो प्रेशर मिलेगा और उसके लेफ्ट हैंड की तरफ आपको यहाँ पर हाई प्रेशर मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो तीनों जो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है वो तीनों बातें हमें ये कहती है, कोरियोलिस केवल मुड़ने की बात करते हैं, फेरल किस दिशा में मुड़ने वाला है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड में मुड़ने वाली बात करते हैं। और बोयस-बेलेट क्या कहते हैं, बोयस-बेलेट कहते हैं कि अगर आप जिस दिशा में पवन चलती है तो आपके लो प्रेशर और हाई प्रेशर किधर किधर होगा, तो वो कहते हैं कि आप अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा में अगर मुख करके खड़े हो तो आपके निम्न दाब जो है वो बाईं तरफ या लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो कुल मिलाकर के बहुत ही आसान भाषा में हमने ये जो तीनों पवन से संबंधित जो नियम है इनको पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Thanks for watching. Subscribe to eShala YouTube channel.